और मैं बेसिक केरल से बिलोंग करता हूँ। मुझे दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। यहाँ आने के बाद मुझे जॉब नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे हिंदी भी नहीं आते थे शुरू में। उस समय काफ़ी टाइम में बड़ा स्ट्रगल रहा, क्योंकि किसी से पूछता हूँ तो साउंड स्टूडियो कहाँ है, तो पूछते तो कोई ऐसे फोटो स्टूडियो बेचता था, मतलब ऐसे था। भजन सोपुरी जी के साथ मैंने बहुत काम किया, उनके बहुत शुरुआत से लेके, और दूसरा ब्रिज महाराज जी के साथ मैंने काम किया, उनकी बेटे के सब किशन जी महाराज के साथ काम किया, और भी बहुत सारे क्लासिक आर्टिस्ट के साथ काम किया। साउंड का आपके हिसाब से वीडियोस में कितना इंपॉर्टेंट रोल है? विनोद चोपड़ा जी के साथ मैंने एक फिल्म करने की मुझे मौका मिला जी। तो इनकी जो एक लास्ट शिकारा मूवी थी, उसमें साउंड मिक्स करने के लिए मुझे सॉन्ग्स का मिक्सिंग के लिए बुलाया। रिसेंटली एक मूवी की थी, एक बच्चों की फिल्म थी, वो बेसिकली 50 साल से वो शूटिंग कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेकिंग सेंस विद दीपित के एक और पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट दीपित जैन। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, उन्होंने साउंड इंजीनियरिंग, फिल्म प्रोडक्शन और साउंड डिजाइन की दुनिया में अपना एक अलग ही नाम बनाया है। एक बहुत ही हम्बल शुरुआत करके आज वो अपनी इंडस्ट्री के शिखर पर पहुंचे हैं। दोस्तों, उन्होंने काम किया है बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स के साथ, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ, और साथ ही बहुत ही अच्छी डॉल्बी एटमॉस मिक्सिंग करते हैं। मैं बात कर रहा हूं येशुदास जी की, जो कि डायरेक्टर हैं नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक एंड फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियोज के। तो चलिए सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। येशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच दीपित, आपने ये शो में मुझे बुलाया, उसके लिए सबसे बड़े आपको मैं थैंकफुल हूँ। और ये जो कार्यक्रम आप स्टार्ट किए हैं, ये भी उसके लिए भी बहुत बेस्ट विशेस आपके लिए। और ये म्यूज़िक फैकल्टी, फिल्म फैकल्टी के लिए ये जो कार्यक्रम आप जो कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे एक शुरुआत है। तो मैं चाहूँगा कि ये बहुत सक्सेसफुल चले। तो सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशंस देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हमने आपके बारे में ये सुना है कि आपकी शुरुआत बहुत हम्बल रही है, और आपने स्टूडियो में वर्क करने से शुरुआत करी थी, और आज आप जिस स्टेज पर हैं, आप डॉल्बी एटमॉस मिक्सिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करते हैं। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बेसिकली मैं जो फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैं सबसे पहले जो मेरा एक शौक था कि मैं पहले ऐसे ऐसे ड्रम प्लेयर था, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो स्कूल में जैसे स्कूल बैंड में ड्रम प्ले करता था, उससे मुझे थोड़ा म्यूज़िक शौक था शुरू से, उसी से मैं म्यूज़िक से कनेक्ट हुआ थी। इसके अलावा साथ में मुझे थोड़ा सा साउंड से इंजीनियरिंग, थोड़ा ये सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रहा। तो जो मेरा स्टडीज़ के बाद में स्टार्ट किया, फिर मैंने साउंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, फिर केरल से, और मैं बेसिक केरल से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ से मैं साउंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद फिर मैं वहाँ पे एक रेडियो स्टेशन में मैं काम करता था, जो प्राइवेट रेडियो होता है, जो क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टर्स में। तो वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा रेडियो का अपने सब एक लिमिटेशन होती है, एक फिक्स मेरा थोड़ा सा और था। फिर मैं कुछ कारण से फिर मुझे दिल्ली में शिफ्ट हुआ था जी। यहाँ आने के बाद फिर मैं एज ए साउंड इंजीनियर में जॉब शुरू किया, मतलब ओके। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। ऐसा था कि यहाँ पे, क्योंकि मुझे हिंदी भी नहीं आते थे शुरू में उस समय। तो काफ़ी टाइम में बड़ा स्ट्रगल रहा, क्योंकि किसी से पूछता हूँ तो साउंड स्टूडियो कहाँ है, तो पूछते तो कोई ऐसे फ़ोटो स्टूडियो बेचता था, मतलब ऐसे था। तो मैं बड़े परेशान होते थे, मतलब स्टूडियो नहीं मिलते थे, मतलब रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये हम कब की बात कर रहे हैं, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? लगभग 93 की बात कर रहा हूँ। 93 की बात है, ओके। तो किसी को पता नहीं होता था कि साउंड स्टूडियो कहाँ क्या होता है, तो आम आदमी को वैसे में मैं समझा नहीं पाते थे। और मुझे कोई बताता, हाँ एक बहुत बड़ा स्टूडियो है तो वहाँ चला जाओ, तो मैं चाहता था वहाँ पे एक स्टिल फोटोग्राफ स्टूडियो होता। अच्छा। इस तरह मैं बड़ा स्ट्रगल किया शुरू में। फिर मैंने सर्वाइव करना था शुरू में, तो मैंने एक ट्रैवल एजेंसी में एयर टिकटिंग का काम मिला था मुझे शुरू में। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे। कुछ समय मैंने वहाँ पे उस ट्रैवल एजेंसी में काम किया। फिर मैंने ऐसे ही वहाँ पे कुछ जैसे टाटा येलो पेजेस में जैसे इंडेक्स उसमें होता है ना, जैसे सर्चिंग में और एयरलाइंस की नंबर चेक कर रहे थे मैं। जी। तो वहाँ पे मुझे ऑडियो स्टूडियो का नंबर मिला मुझे। अच्छा। तो
तो वहाँ पे मैंने फिर देखा तो दिल्ली में कुछ 4-5 स्टूडियोज के नंबर मिले, तो वहाँ पे फिर मैं कनेक्ट हुआ। तो सबसे पहला कौन सा स्टूडियो था जहाँ पर जाकर आपने बात करी? सबसे पहले स्टूडियो में दिल्ली में आए थे, सरस्वती स्टूडियो में, सरस्वती दरियागंज में स्टूडियो में। अच्छा, वहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं रहा, तो वहाँ पे मैंने शायद 1 महीने काम किया था। ओके। तो उसके बाद वहाँ से मुझे फिर एक दूसरा स्टूडियो में ऑफर मिला था, तो नीलम स्टूडियो। ओके। तो एक छोटा सा स्टूडियो था। ओके। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग मुझे करने को मिला था कि कैसेट पे रिकॉर्ड हो रहा था उस समय, जो ऑडियो कैसेट्स आती थी पहले उस पर हाँ, रिकॉर्ड क्रोम होता था। कैसेट पे ओके। हरियाणवी रागनी रिकॉर्ड करने के लिए ओके। मुझे बोला था, टेस्ट ले रहा था मुझे। ओके। तो मैं इंस्ट्रूमेंट से पहले देखा ही नहीं कभी, मतलब वो मटके में वो सब जी करते। जी 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 तो उन्होंने, चौधरी साहब थे उसके ऑनर, जी। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि पहले आप इसको कर दीजिए। तो देखा तो कैसेट पे रिकॉर्ड होता था उस समय, लेकिन 4 ट्रैक होते थे जी। लेकिन वहाँ पे कैसेट में रिकॉर्ड हो रहा था उसमें डायरेक्टली। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि मैं पहले, हम तो ऐसे करते नहीं थे, लेकिन फिर मैंने कैसे करके मैनेज करके मैंने रिकॉर्डिंग की, उनको बहुत अच्छा लगा जी। तो बाकी उन्होंने देखा था कि इनका ये क्वालिफाइड इंजीनियर है, डिग्री है इनके पास, ये सब चीज़ें, तो वो बड़ा खुश हुआ था। तो उन्होंने फिर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे रखा वहाँ पे। ओके। उसके बाद उन्होंने, चौधरी साहब ने बॉम्बे में जाके सारे मशीन लेके आए उस समय। MSR 16, टैस्कम के 8 ट्रैक स्पूल रिकॉर्डर, बहुत सारे मशीन लेके आए, मिक्सर सब लेके आए। उस समय काफ़ी महंगा होता थे। वो नीलम स्टूडियो को उन्होंने थोड़ा रिनोवेट करके, बड़ा करके उन्होंने पूरा फैसिलिटी कर दिया। मतलब उस समय के हिसाब से वो वन ऑफ द मॉडर्न स्टूडियोज बन बहुत ज़्यादा, मतलब उस समय दिल्ली में बहुत कम, 1-2 स्टूडियोज में 16 ट्रैक तो बहुत स्टूडियो में रेयर होता था बहुत। हाँ, तो नीलम स्टूडियो में 16 ट्रैक की फैसिलिटी, उस ट्रैक के लिए उस समय बहुत ज़्यादा मारामारी होती थी। वो ना 4 ट्रैक में काम होता था, 8 हो तो बहुत अच्छा, 16 हो तो बहुत, वो तो लग्जरी हो जाती थी ऐसे वाला। तो उस समय, लेकिन उन्होंने वो मेरे पे भरोसा किया और सारे इक्विपमेंट्स उन्होंने मंगवा के लेके आए, मतलब विद इन 1 मंथ उन्होंने सारी चीज़ें करी, स्टूडियो को रिनोवेट किया। तो चौधरी साहब को बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की जो टाइम में जो किया था। जी जी जी। फिर उसके बाद जो हमारा जर्नी ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि बहुत लोग आए जी, गुलाम अली लोग सब आके वहाँ पर रिकॉर्डिंग करते थे। नीलम स्टूडियो के एक लेवल एकदम डिफरेंट लेवल हो गया था बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट। मतलब वहाँ पे बुकिंग नहीं मिलते थे, ऐसे होते थे मतलब। ओके। तो वहाँ पे मैं 3-4 साल, तो वहाँ पे आपने जितना भी टाइम स्पेंड किया नीलम स्टूडियो में, मोस्टली वो म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स करी आपने वहाँ पर? म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स। ओके, चाहे वो गजल हो, गीत हो, रागनी हो। जी हाँ, सारे लैंग्वेजेस के होते थे वहाँ पे, मल्टीपल लैंग्वेज होते थे, हर लैंग्वेज का काम होते थे वहाँ पे। लेकिन बड़े लोग भी आते थे, जो उस समय की जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स वगैरह थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, सबके साथ वहाँ पर काम, क्योंकि वो फैसिलिटी हमारे स्टूडियो में होती थी, मतलब। तो इसी वजह से लोग वहीं पे, उनके एक तो मजबूरी भी होते थे, और क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी, और दूसरी चौधरी साहब खुद भी बड़े प्रचार करते थे कि साउथ इंडियन इंजीनियर है हमारा, आओ करके। जी, ऐसे करके साउथ इंडिया का थोड़ा सा शुरू से वो भी रहा है कि साउथ इंडियन ब्रेन्स जो होते हैं वो टेक्निकली बड़े वेल मैनेज्ड होते हैं। नहीं, वो एक और कारण था, उनको लगा कि एक क्वालिफाइड इंजीनियर होता था, लोगों के उस समय कोई रहा नहीं होगा दिल्ली में उस टाइप से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही सीखते करते, तो थोड़ा सा मुश्किल होता था उन दिनों में। तो उस समय ये बहुत अच्छा लगा था उनको, तो उसी वजह से लोग बहुत जल्दी, मुझे जल्दी से मार्केट में एक्सेप्टेंस आपको बहुत जल्दी मिल गई उसकी वजह से। तो क्योंकि आपकी जो ग्रेजुअली सुपर स्पेशलिटी बनी वो मिक्सिंग की बनी, तो वो उसमें नीलम स्टूडियो का और उस पूरी जर्नी का काफी रोल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे काफी लोग, क्योंकि मैं वो जो 94 से 98 तक जो टाइम था, उस समय एक पीक उसमें था, तो उसमें काफी मैं लोग जानने लगे, दिल्ली के म्यूजिक इंडस्ट्री के सब लोग मुझे अच्छी तरह जानने लगे। तो मिक्सिंग की तरफ जाना आपकी इंटेंशनल डिसीजन था, या वो अपने आप ही होता चला गया कि आप मिक्सिंग ज्यादा करने लग गए? अपने आप ही होता चला गया, क्योंकि एक तो बेसिकली देखो मिक्सिंग क्या होता है, जैसे फाइनली आउटपुट जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि तो आपका एक म्यूजिक सेंस कितनी है। तो क्योंकि एक तो मैं म्यूजिक फैन, एक होता ना अंदर से, एक म्यूजिक का पहले से मुझे आता, तो एक वो था, तो जो हम जो कर रहे हैं लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वो एक अच्छा एक वो हो गया, मतलब जब मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ तो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो हम म्यूजिक होने की वजह से मेरे मिक्सिंग भी अच्छा लगने लगे जी। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आजकल जो नई जनरेशन मिक्सिंग करती है, वो ज़्यादातर वेव फॉर्म्स को स्क्रीन पर देखकर मिक्सिंग करती है कि भाई इतना लेवल आ रहा है, इतने डीबी है, बट उस कोशिश में वो शायद एक्चुअली साउंड के एसेंस को भूल जाते हैं। क्योंकि आपका जो समय रहा है, आपने स्पूल भी देखा है, आपने एडैट भी देखा है,
आपने उसके बाद सॉफ्टवेयर्स को भी देखा है, तो सारे आप जनरेशंस ऑफ इक्विपमेंट को देख चुके हैं। जी जी। तो आपके हिसाब से पहले एनालॉग टाइम में मिक्सिंग बेटर होती थी या आजकल कंपैरेटिवली इजी हो गया है, और साउंड में क्या फर्क आया है? देखो मैं ये कहता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो पहले हुआ करते थे कि ज़्यादातर एक्वेस्टिक जो होता था, जी। क्योंकि बहुत मैक्सिमम जो हम लाइव रिकॉर्ड किए जाते थे, जी। जितने भी तबला ढोलक जो जी भी जी, आजकल कीबोर्ड मोस्टली प्रोग्राम हो गया क्योंकि है। अभी आजकल एक प्रोग्राम हो गया, तो जी। पहले क्या है कि काम करना इतना आसान नहीं होते थे। मतलब आपको रिकॉर्ड टाइम में आपको इनिशियली आपको उस चीज़ को उस हिसाब से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना है। अगर रिकॉर्डिंग ही ठीक नहीं है, और दूसरी बात ट्रैक की लिमिटेशन, आपने जैसे आप रिदम ट्रैक कर रहे हो, जी। 5-6 लोग रिदम ट्रैक पे बल, क्योंकि हम्म। हमें 2 ट्रैक पे सब कुछ करना होता है। जी 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 उसमें तबला ढोलक भी है, परकशन भी है, सब जी कुछ जी एक जी ट्रैक पे। जी। उस समय गिटार भी हम उसी ट्रैक पे मिक्स लेते थे, रिदम ओके, गिटार भी, मतलब लाइव हो रहा होता था। लाइव हो रहा होता था। उनके ओके। ट्रैक 4-5 ट्रैक होते थे, उसमें आप क्या ओके। क्या करोगे, हाँ मतलब जी, हाँ उसमें जी, सबको एक डिवाइड करके हाँ हम जी, करते हाँ थे। जी, हाँ जी, उस समय आपका बैलेंस अगर अच्छी नहीं होती ना, हाँ जी। तो बाद में वो ठीक भी नहीं हो सकती, ओके। क्योंकि ये प्रॉब्लम होता था उस समय। क्या कि हमारा जो बेसिक था ना, तो वो एक बहुत स्ट्रांग हो गया था हाँ इस जी, वजह से। फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई हाँ, आपकी। क्योंकि वो एक आदत पड़ गई कि कैसे होना चाहिए। आजकल तो सॉफ्टवेयर में अनलिमिटेड ट्रैक्स हैं। अब तो बहुत ईज़ी हो हाँ, गया, तो लोग मतलब 100-100 150-150 ट्रैक हाँ जी, बना हाँ जी। लेते हैं। लेकिन अभी भी हाँ आज की जी। जनरेशन में मैंने देखा कि लाइव इंस्ट्रूमेंट में फँसते हैं अभी भी हाँ लोग, जी, हाँ क्योंकि जी। उनका क्योंकि वो उन्होंने किया नहीं है जी। शायद, या उतना एक्सपीरियंस नहीं है उस जी, चीज़ जी, का। क्योंकि कम यूज़ होता है, लेकिन जब आते हैं तो फिर वो उसमें फँसते हैं। हाँ जैसे जी, हाँ जी। एक्रोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स की जो डबिंग करना, हाँ रिकॉर्ड जी, हाँ करना और जी, हाँ उसके जी, मिक्स हाँ जी। करना, हाँ जी, उसका साउंड कैसे होना हाँ चाहिए, जी। तो उस चीज़ में अभी भी नए जनरेशन में प्रॉब्लम है। जी, तो जी, लेकिन जी। हम लोगों को शुरुआत, मैंने कहा था ना, बेसिक सी जो इस तरह की एक प्रैक्टिस रहा ना, तो वो इस जी। वजह से वो हमारा बेसिक अच्छा था। इसलिए सॉफ्टवेयर आने से, ये चीज़ें आने से हमारा और अच्छा हो गया कि हमको आपके और लिए ईज़ी हो मतलब गया। एक एडिशनल एडवांटेज हो गई वो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रादर देन कि उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आई। हुँ। तो जब आप एनालॉग से डिजिटल में हम ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में थे, हुँ। क्योंकि मुझे याद है अराउंड 2000-2002 के आसपास सॉफ्टवेयर शुरू हुए थे, जी, केक वॉक वगैरह आता था उस जी, जी, समय। हाँ, हाँ। तो आपको मतलब थोड़ा-सा रिलक्टेंस थी कि भई अब हम डिजिटल में जाएँगे, या आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था? क्योंकि वो कैसा स्टेज था वो? क्योंकि एक तो जो शुरुआत में जो टाइम होता था उस समय, क्योंकि ग्रेजुअली हम धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहे थे हाँ एकदम। जी। क्योंकि साथ-साथ मैंने ये कहा था ना, क्योंकि हमने एक बेसिक इंजीनियरिंग की थी, वो एक बेसिक है, लेकिन बेसिक हमेशा अभी भी बेसिक वही है, जी। क्योंकि जो जो बेसिक थियरी जो जी, होता जी, है। जी, जी। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज होने से हमको साथ-साथ सीखना पड़ा बहुत। जी। मतलब अभी भी मैं सीखता हूँ, मतलब अभी जी, भी जी, कुछ भी जी। चीज़ आता है, आप तो देखते होंगे रोज़ जी, जी, नई-नई चीज़ आता है, तो डेफ़िनेटली। लेकिन मैं हमेशा, मेरा जो स्टडी वो जारी रहता है अभी भी, जी, क्योंकि वो मैंने उस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहा। जी। तो क्योंकि जितना ओटवार आया, डिजिटल का ऑपरेशन हुँ। कैसे, क्योंकि शुरू में सबसे पहले मेरे पास ओटवार आते थे, तो जी। उसको सीखा, क्यूबेस स्टार्ट हुआ, तब जी। फिर लोग मेरे से पूछते थे कैसे, मैं सिखाते थे, क्योंकि जी। मैं पढ़ते थे। एक तो इससे ईज़ी क्या हुआ कि जो मेरा एक बेसिक हम साउंड इंजीनियरिंग करने के वजह से बहुत सारी चीज़ें हमको ईज़िली समझ आने लगी है। क्योंकि जी, एक जी। वो, क्योंकि हर चीज़ का एक बेसिक है, वो सही हाँ में है। जी, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो गया, ऑपरेशन चेंज हो गया। जी, जो मिक्सर पहले आपके सामने हार्डवेयर रूप में होता हाँ था, जी। वही अब सॉफ्टवेयर रूप में आ गया। हाँ। तो आपके लिए ट्रांज़िशन कंपैरेटिवली ईज़ी रहा ईज़ी, हाँ, उस तो वक़्त। टेक्निकल मतलब लैंग्वेज जी। सेम था ना, तो उसको जी, हमको जी, पढ़ने जी। में ईज़ी, क्योंकि जी। कई लोग अगर बेसिक नहीं पता होता, तो कोई अगर कंप्रेशन थ्रेशोल्ड बोलेगा, हाँ आपको जी, समझ ही नहीं आएगा समझ क्या नहीं चीज़ है, आएगा। क्या चीज़ बिल्कुल, बोल रहा है वो। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। तरह की वो प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो वो इसलिए था कि हमने इंजीनियरिंग की होती है, तो अभी जिन लोगों ने भी इंजीनियरिंग की होता है, वो आराम से ये चीज़ मैनेज कर कर सकते हैं सकते हैं उसको। इसमें। एक आपका एसोसिएशन मैंने देखा है, आप वन ऑफ द बहुत फ्यू इंजीनियर्स हो जिनका क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है। जैसे मुझे याद है पंडित भजन सपोरी जी जी, के जी, साथ हाँ। आपने बहुत काम हाँ किया, जी, हाँ जी, हाँ। एंड बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे वो। जी, तो क्लासिकल म्यूजिशियन से इन पर्टिकुलर, क्योंकि हम नॉर्मली कमर्शियल म्यूजिशियंस के साथ तो बहुत लोग काम करते हैं, जी। बट क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं वो तो नॉलेज की एक तरीके से खान है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनसे कुछ स्पेशल सीखने को मिलता है कंपेयर टू अदर म्यूजिशियंस? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि उनका जो क्लासिकल म्यूज़िक का एक अलग फ़ील होता है। और जैसा भी आपने बोला, भजन सोपुरी जी के साथ जी। मैंने बहुत काम किया, उनके बहुत शुरुआत से जी। लेके। और दूसरा ब्रिज महाराज जी के साथ मैंने जी, काम जी, किया, जी। उनकी बेटे के सब किशन जी महाराज के जी, साथ जी, काम जी, किया, जी। और भी बहुत सारे क्लासिक आर्टिस्ट के जी। साथ काम किया। लेकिन क्या है कि इन लोगों के साथ काम करने से, शिव कुमार शर्मा जी के साथ मैंने काम जी। किया। तो उनकी जो थॉट है ना म्यूज़िक का, वो एक
एकदम अलग है जी जो हम लाइट म्यूजिक करते हैं जी उनके थॉट बिल्कुल अलग है, वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली चलते हैं और उनकी होता ना बहुत कैलकुलेटेड चीज़ें, जो रिदम में आप देखो, हर चीज़ में देखो जी एकदम, और बैलेंसिंग, साउंड की टोन, वो तो टोन के लिए तो लोग मरते हैं, मतलब जैसे संतूर बजाते हैं तो संतूर सर को मतलब शुरुआत अभी एक संतूर के साउंड होना चाहिए जी कैसे, जी वो जी मतलब हम जी लोग माइकिंग कैसे करना वैसे करना, जी 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 फिर एक बार सेट होने के बाद क्या करेंगे आप, कितने साल तक वो मेरे बिना काम ही नहीं करते थे, मतलब क्योंकि वो एक टोन सेट हो जाती थी, हाँ वो इतने और जब तक वो मतलब फीडबैक नहीं मिलेगा तो उनको मजा नहीं आएगा मतलब काम क्लासिकल करने में में। ये है कि उनका एक जो इंस्ट्रूमेंट की साउंड उन लोग बहुत अच्छा समझते हाँ हैं, जी हाँ मतलब जी एक साउंड क्या होना चाहिए, अगर पखावज बज रहे हैं और हाँ या कोई जी इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये चीज़ का नॉलेज बाकी चीज़ों में नहीं होती, हाँ मतलब जी बजा के चला जाते हैं, लेकिन एक जी जी उन जी लोग ऐसे नहीं है, जी उनको वो चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जी। इंस्ट्रूमेंट के साउंड कैसे हैं, मतलब ये एंड आई बजाने एम के तो श्योर जो हाँ रिकॉर्डिस्ट है उस समय या जो बंदा कंसोल पर बैठा है हाँ और अगर अच्छा म्यूजिशियन परफॉर्म कर रहा है तो सीखने को, ऑब्जॉर्व करने को बहुत कुछ होता बहुत होगा। बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल, आप म्यूजिकली भी बहुत कुछ सीख सकते हाँ जी हाँ हैं, जी जो बड़े गुणी लोग हैं उनसे हम टेक्निकली भी सीखते हैं, साउंड के बारे में भी सीखते जी। हैं। तो तो इनकी वजह से क्या है कि मेरे को ये जो इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड की जो क्या होना चाहिए, ये मतलब वो एक जहन में आपके बैठ गया बैठ कि चुका है, हाँ, संतूर की टोन ऐसी होती होना है, चाहिए, फ्लूट हाँ। की टोन ऐसी होती हाँ है। जी, हाँ। तो वो न्यूएंसेस फिर हम कोशिश कर सकते हैं डिजिटली अपने सिस्टम में रिक्रिएट करने की, जी, जी, कि हाँ। किसी भी और प्लेयर ने भी अगर वो इंस्ट्रूमेंट बजाया है तो हमारे दिमाग में है कि भाई ऐसी साउंड हमने अचीव करने की कर कोशिश कोशिश करनी करते है। हैं। उसके लिए फिर सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो टूल्स सबसे हैं पहले उनको हम यूज हाँ, कर यूज़ सकते करते हैं। हैं। उसमें देखिए बेसिकली क्या होता है कि प्लेयर्स के अलग-अलग स्टाइल होते हैं, जी उसमें इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी साउंड चेंज होती है। जी लेकिन आपका माइंड में एक साउंड है कि ये साउंड ऐसे होना हाँ चाहिए। जी उसके बाद क्या होता है कि हम मिक्स जब करते टाइम हम क्या सोचते हैं कि कई लोग जो होता है ना, एक जनरली क्या करते हैं, हाँ ये कंप्रेसर डाल दो, ऐसे डाल दो, हाँ कुछ भी जी हाँ फटाफट जी कुछ हाँ भी जी हाँ करके, जी ऐसे नहीं होता, क्योंकि बेसिकली हम पहले साउंड सुनते हैं, उसमें कमी क्या है हम पहले ढूंढते हैं उसको, सबसे पहले तो उसको उस पे उसको क्या बोलते हैं रिस्टोर करना, ना उसमें जी। कुछ प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई पेशेंट आता है उसमें पहले तो बीमारी पता होना चाहिए ना जी, कि उसमें क्या पहले बीमारी। डायग्नोसिस होगा, हाँ तभी उसका इलाज हो पाएगा। हाँ, क्योंकि कई लोग मेरे से हाँ पूछे सर ये मेरे को ये करना है, तबले में क्या प्लगइन्स डालो, इसमें हाँ ऐसे जी डालो, हाँ ऐसे जी मैं क्योंकि मैं कभी मैं फंस जाता हूँ, ये ऐसे नहीं होता कि कभी कभी सिचुएशन में मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ, जी क्योंकि जी मेरे को जी देखते जी हैं वहाँ पे क्या जी प्रॉब्लम जी होती है, जी जी उसके जी। हिसाब से मैं प्लगइन यूज कर लेता हूँ, तो क्योंकि इसका मतलब ये है कि यंग जनरेशन को ये समझने की जरूरत है जी कि कुछ भी फिक्स्ड पैरामीटर्स नहीं नहीं है होता, हाँ मिक्सिंग में, जी रिकॉर्डिंग में। जी माइकिंग भी हर सिचुएशन के हिसाब से अलग हो सकती जी है, जी माइक भी अलग हो सकता है, बिल्कुल, और हाँ मिक्सिंग की टेक्निक्स, प्लगइन्स, सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज कर रहे हो जी वो हर प्लेयर के हिसाब से, हर म्यूजिशियन सिंगर के हिसाब से वो हम्म, आपको केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये बताइए मेरे को कि साउंड का आपके हिसाब से वीडियोस में कितना इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि हाँ साउंड देखो, वीडियो अगर साउंड के बिना तो वीडियो तो बेकार है, मतलब हाँ अब जी बिल्कुल आप साइलेंट प्ले वैसे हो जी जाए, जी क्योंकि जी एक तो दूसरी बात, क्योंकि इसके बाद जब मैंने बता दूं कि मेरी जर्नी फिर धीरे धीरे गाने सॉन्ग्स मिक्स जी करना जी करना जी करते करते फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा फिल्म लाइन इन चीज़ों जी में थोड़ा जी सा जी रुचि जी शुरू जी हुआ, क्योंकि हमारे एक अलग कनेक्शन रहा है हाँ इसमें, जी क्योंकि होता है क्योंकि सीरियल में डब करना ये करना, तो एक हम्म कनेक्शन बना, फिर मैं थोड़ा फिल्म मेकिंग की भी ट्रेनिंग ली, डिप्लोमा लिया, जी उसका भी करा, फिर मैं धीरे धीरे शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किया, म्यूजिक एल्बम्स बनाने लग जी। गया, फिर सीरियल्स म्यूजिक बना, वीडियोस भी आपने काफी काफी डायरेक्ट करे सारे हैं। मैंने किया, मैंने बहुत जी, सारे तो म्यूजिक, उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ म्यूजिक वीडियोस की मतलब ये तरफ? अंदर से वो एक डायरेक्शन वाली अच्छा, वो आ जाता है ना कि ओके, कि कुछ क्योंकि नया करते हैं। हाँ हाँ शुरुआत में जी एक्चुअली क्या है कि स्टूडियो के अंदर रहते रह रह के एक अजीब सा फील होता है, हाँ क्योंकि जी हाँ फुल जी, टाइम सफोकेशन सी होने लग जाती है फिर कुछ तो मैं साल सोच के रहा हूँ बाद थोड़ा में। बीच में जाऊँ, बाहर हाँ जाऊँ थोड़ा जी हाँ सा जी हाँ जी क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रिएटिविटी क्या है, क्योंकि स्टोरीज बनाना ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छा लगता था, हाँ जी। तो वो मैं वीडियोग्राफी में अप्लाई करता था, अच्छा तो अच्छा। मैं बाकी को थोड़ा सीखने से कैमरा डायरेक्शन ये सब चीज़ें सीखने लग गया, जी तो जी जी फिर मैं स्टार्टिंग में छोटा वीडियो एल्बम्स वगैरह बनाना शुरू किया था, जी तो अच्छा लगने लग गया, तो बीच बीच में मुझे काम मिलने लग गया, सो जी। लोग अच्छा लगता था, फिर मुझे वीडियो के लिए भी बुलाने लग गया, अच्छा तो अच्छा। कई बार मैंने टी सीरीज के लिए इसके लिए कई कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत ओके सारे, ओके। तो फिर वो एक अलग वो मैं साइलेंटली करते रहता था, बहुत ज़्यादा हम्म। मैं पब्लिसिटी नहीं करता था उसमें, लेकिन जी वीडियो बनाता थे, जी कम जी सात जी। आठ सौ वीडियोस मैंने बनाए हैं बहुत अच्छा सारे, अच्छा, म्यूजिक वीडियोस जो म्यूजिक होती वीडियो हैं। बनाए, इसके बाद ओके। मैंने फिर सीरियल बनाने, फिर म्यूजिक वीडियो बनाने के बाद मुझे लगा कि अब
थोड़ा कुछ और नेक्स्ट लेवल जी। जाते हैं होता ना। जी फिर जी मैंने सीरियल्स बनाना शुरू किया। अच्छा। कई 5-6 सीरियल्स मैंने डायरेक्ट किया है अच्छा ना। फिर सीरियल्स बनाने के बाद फिर लगा कि फिल्म बनाना चाहिए। जी फिर फिल्म के और आ गया मुझे मन में, जी क्योंकि बीच बीच में ऐसे तो जी ऐसे फिर मैंने मूवी डायरेक्ट की, जी प्रोड्यूस की। फिर जी 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 उसमें फिर उस मूवी से क्या कि मैं एक्चुअली बेसिकली मुझे एक एक्सपीरियंस करना था हाँ इसमें जी क्या होता है, हाँ क्योंकि जी फिल्म लाइन में क्या होता है ना कि कोई भी जैसे 5-10 करोड़ रुपए की पिक्चर बनाते वो रिस्क नहीं लेता कभी भी हाँ किसी जी से। हाँ जी कोई नया इंजीनियर को बिल्कुल, नया आप डायरेक्टर हो। कुछ भी मतलब आप साउंड इंजीनियरिंग भी आप मिक्सिंग भी करते हो तो आपको ऐसा नहीं, आप पहले काम किया मतलब हाँ जी हाँ जी अब जो लोग 10-20 करोड़ पे पिक्चर बनाते हो वो किसी नए साउंड वो इंजीनियर को सेफ रहना चाहते हैं कि उनकी रिकवरी हो जाए। हाँ नहीं, हाँ उसमें कोई जी गड़बड़ ना हो, क्योंकि बिल्कुल एक्सपीरियंस इंजीनियर चाहिए होता है उसमें। बिल्कुल नहीं तो नया इंजीनियर को कोई भी वो प्रिफर नहीं करते उसमें। बिल्कुल तो मैं चाहता था कि फिल्म का एक एक्सपीरियंस मैं करना चाहता था, बिल्कुल तो मैंने खुद ही फिल्म बनाई। तो ओके फिर मैंने वो पूरा जर्नी देखा उसमें, साउंड मैंने पूरा इसको साउंड डिज़ाइन किया, जी मिक्सिंग की, हम्म। फिल्म डायरेक्शन भी की। डायरेक्शन तो कर ही रहता तो फिर पोस्ट हाँ, प्रोडक्शन लेकिन उससे सब मैंने कुछ। फिल्म की वो जो साउंड डिज़ाइनिंग का वो एक अच्छा प्रैक्टिस में जी कर लिया। जी पहले छोटा मोटा मैं करते रहते थे, लेकिन जी इससे मैं बड़े बॉलीवुड लेवल की फिल्म जी करने लग गया था। जी तो उसके बाद क्या है कि लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि इसको आता है मतलब। जी फिर मैं फिल्म की मिक्सिंग शुरू किया पीछे। अच्छा फिर ओके मैंने 5.1 ये सब सीखा मैंने। जी। वो तो मैं ट्रेनिंग करते रहते थे प्राय। तो आपकी डॉल्बी की जर्नी की शुरुआत जैसे हुई उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जी। उससे पहले एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे पास दिल्ली साउंड स्टोर पर बहुत कस्टमर्स आते हैं और अलग अलग टाइप का इक्विपमेंट खरीदते हैं, हम्म जिसमें कि स्टूडियो मॉनिटर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, साउंड कार्ड्स हैं। हम्म बट सब लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्टूडियो का, उसको इग्नोर कर देते हैं, वो है अकूस्टिक्स। हम्म क्योंकि मैं सबको ये बोलता हूँ कि आपका स्पीकर उतना ही अच्छा साउंड करेगा जितना अच्छा आपका रूम होगा। जी अगर आप महंगे स्पीकर को या महंगे माइक को एक बेयर वॉल्स के रूम में ले जाकर रख देंगे तो उसकी साउंड का आउटपुट आपको वैसा नहीं मिल पाएगा मिलेगा। जैसा कंपनी ने जी इंटेंड किया है। जी तो अकूस्टिक्स आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टूडियो की साउंड में? बिल्कुल, क्योंकि जितने भी जो हमारा जो कमर्शियल जो स्पीकर्स होते हैं, एक होता है ना जैसे स्पीकर्स का भी अलग हो, एक होता है होम एडिशन होता है जी एक होता है जैसे प्रो एडिशन जो हम कहते हैं, जो कमर्शियल जो स्पीकर जो स्टूडियोज में यूज़ करते हैं, जी वो स्पीकर्स बनाए ही उस हिसाब से कि एक्यूस्टिकली उसका ट्रीटमेंट भी वैसे आपको देना पड़ेगा, तब जाके वो उसकी प्रॉपर उसका आउटपुट हमें मिल आउटपुट आएगा। पाएगा। अब जैसे भी मैं अभी साउंड प्रूफिंग भी करना शुरू किया था, फिर मैं वो भी हमारा एक ट्रेनिंग में होता था। फिर जी मैंने काफ़ी सारे स्टूडियोज भी बनाया है, बहुत सारे जी आपने तो जानता हूँ बहुत सारे जी मैंने स्टूडियो थिएटर्स वगैरह बनाया जी है। जी तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्पीकर्स की अपने वो होता है कि डायमेंशन होता है, इसको एक लेंथ होता है, कितने रूम के साइज होना चाहिए, कितने वॉल में अब्जॉर्प्शन होना चाहिए, कौन सी जी फ्रीक्वेंसीज प्रॉपर रिस्पॉन्स देना चाहिए, ज़्यादा डंप नहीं होना चाहिए। पता लगे एक जगह पे बहुत ज़्यादा अब स्पीकर के बेस ही नहीं आ रहे हैं, जी जी तो जी। क्योंकि ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो क्योंकि गया। ज्यादातर हमने ये देखा है, बहुत सारे स्टूडियोज में जाते हैं हम लोग भी। हम्म तो आप मान लो 10 बाय 12 का रूम है, हम्म उसमें आप 4 जगह पर खड़े होगे तो चारों अलग टाइप का अलग साउंड अलग आपको हाँ, सुनाई देगा। वो बेसिकली कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम होता है तो क्योंकि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि रूम में इवनड आउट साउंड हो, बिल्कुल हाँ, ताकि अगर कस्टमर बैठा है और इंजीनियर मिक्स कर रहा है तो उनको मोर और लेस सेम साउंड सुनाई दे बिल्कुल रहा है। होना चाहिए, होना है ही चाहिए, हाँ क्योंकि जी वो बेसिकली उसके कारण क्या है कि प्रॉपर एक्वेस्टिक नहीं, क्योंकि हम एक वॉल क्रिएट करते हैं, वॉल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन चाहिए कि एब्जॉर्प्शन चाहिए, एक बैलेंस करना पड़ता है उसमें। जी। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हाँ, कुछ लगा दिया, ग्लास लगा दिया और वो लगा एक पूरा काम बना चलाऊ काम हो दिया, ऐसा जाता है। उसमें क्या है कि वो जी बैलेंस नहीं बन पाता, उसमें एक कैलकुलेटेड। देखो हमारे पास सारे मशीनरी होती है उसको जी चेक करने के लिए भी, जी क्योंकि एक कई चीज़ें मैनुअली ह्यूमन एरर नहीं होते हो हैं, सकता, और सही नहीं बात। तो हमारे पास मशीनें होती है, उसमें चेक करते हैं कितने फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रहा है, कौन सी डंप हो रहे हैं, उस हिसाब से फिर हम उसको ठीक कराया जाता है। जी तो साउंड प्रूफ करना, क्योंकि स्टूडियो अगर करते हैं कॉमर्शियली काम करना, तो आपको प्रॉपर साउंड प्रूफ करके उसको प्रॉपर कैलिब्रेशन जब तक नहीं होते कि ये तो वैसे बता भी नहीं पाएंगे आपको, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कई बार जगह मैं जाता हूँ कैलिब्रेशन करने के लिए भी जाता हूँ, मेरे पास मशीन होती है जो हम्म स्टूडियो कैलिब्रेट करने जाता हूँ। हम्म। तो उसमें मैं देखता हूँ कि जो जो मीटरिंग जब हम करते हैं, चेक करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होता है मतलब अनइवन फ्रीक्वेंसीज होती बहुत हैं, ज़्यादा कहीं पे हाँ डिप आ रहा है, कहीं पर कैंसल आउट हो होता रही है, हैं ज़्यादातर होता है। फ्रीक्वेंसीज। फिर हम उसको ठीक करके देते हैं ताकि ओके बैलेंस करने के लिए, ओके क्योंकि स्पीकर के अंदर एक लिमिटेशन है, उसके अंदर जी आप जितने कुछ एचएफ बढ़ा सकते हैं, कुछ लो हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जी इससे जी ज़्यादा जी कुछ नहीं हो सकता। जी। लेकिन वॉल की जो ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए, जो एक नॉर्मल, उसके तो बाद मतलब हाँ रूम का
एक्चुअली लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है साउंड प्रूफिंग और अकूस्टिक्स के बीच में। जी। तो साउंड प्रूफिंग तो ये हो गई कि अंदर की आवाज बाहर ना जाए और बाहर की अंदर ना आए। उससे अलावा भी चीजें उसके अलावा अकूस्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, तभी हमारे माइक्स या स्पीकर्स रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे और हम काम अच्छा कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल, हाँ। तो सर अब हम आते हैं डॉल्बी के ऊपर। तो डॉल्बी, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, कंपनी का नाम है, बट मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं डॉल्बी के कॉन्सेप्ट को लेकर कि डॉल्बी एटमॉस मिक्सिंग क्या है, 5.1 क्या होता है, 7.1 क्या होता है, फिर अभी 7.1.4 आ गया है, अभी 9.1.6 आ गया। जी। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि जो प्रोसेस है डॉल्बी की, कि आप जब डॉल्बी एटमॉस मिक्सिंग करते हैं, पहली बात तो उसके लिए हमें किस टाइप का रूम चाहिए, दूसरा आपके पास जो मटेरियल आता है वो किस फॉर्म में आता है, और आपकी फिर कोशिश क्या होती है कि आपका जो एंड प्रोडक्ट जो आप डिलीवर करते हैं वो किस फॉर्म में डिलीवर करते हैं। जी। अच्छा, मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो पहले जो शुरुआती टाइम में जो होता था ना, उसमें डॉल्बी एटमॉस या डॉल्बी साउंड यूज़ करते हैं या 5.1 साउंड होता, तो ये बेसिकली उस समय स्टार्टिंग टाइम में जो वो सिर्फ फिल्मों के लिए ही होते थे। जी, तो फिल्म के लिए बनाते थे। 5.1 हम मिक्स करते हैं। फिल्म से आपका मतलब है जो थिएट्रिकल रिलीज जो हाँ, होती थी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे 5.1 का मतलब होता है कि जैसे 5 पोजीशंस में साउंड को, क्योंकि एक स्टीरियो में आपने देखा होगा कि एक स्टीरियो लेफ्ट राइट होता है लेफ्ट राइट खाली, होता हाँ है। जी। ये 5.1 में क्या है कि आपको 5 पोजीशन हो गए, एक सबवूफर हो गया। जी। मतलब 5 पोजीशन में आपको स्पीकर प्लेस कर लिया आपने। जी। एक तो मतलब रियर में 2 हो गया, फ्रंट में 3 स्पीकर्स हाँ हो गया, जी। तो 5.1 एक सबवूफर हो गया। तो उससे क्या कि साउंड को आपने 5 प्लेसेस में डिवाइड किया, वो अकॉर्डिंग पिक्चर के हिसाब से, मूवी के जैसे कैरेक्टर मूव कर रहे हैं, कोई साउंड ट्रैवल कर रहे हो, तो आप जैसे गोली चली पीछे को चला गया, तो आपको आप फील करोगे साउंड इधर से पीछे को चला गया। इसको एक स्पेक्टेकुलर फील करने के लिए ये किया गया था। जी। तो पहले जो फिल्मों में क्या होता है कि जैसे हमने 5.1 मिक्स कर ली, इसके बाद हम डॉल्बी सर्टिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, डॉल्बी का वो एक ब्रांड लगाने के लिए। जी। तो होता वही था कि 5.1 करके मिक्स करके उसको करता। अभी क्या है कि इसके धीरे धीरे वो करते रहा, तो अभी क्या है ना कि एक डॉल्बी एटमॉस का ऑडियो भी शुरू हो गया इसमें। ओके। अभी जो है ओके। उस समय क्या है कि ये नॉर्मल ऑडियो प्लेटफॉर्म में भी ये 5.1 एटमॉस की हो गया। अभी क्या है, जैसे अभी डॉल्बी एटमॉस का जो है उन्हें कोलैबोरेशन, अभी क्यूबेस के साथ मैं अब काम करता हूँ, तो क्यूबेस में कोलैबोरेशन करके अभी क्यूबेस के थ्रू हम उसको डॉल्बी एटमॉस मिक्स करते हैं। एटमॉस में क्या है कि जैसे 7.1.4, जी। मतलब जब 5.1 से अब 7.1.4, जी। इसमें आपको रूफ का भी फीलिंग है कि जी। जैसे अभी पहले तो अब रियर और फ्रंट होते थे, बिल्कुल। अब आपको रूफ में भी आपका फीलिंग है कि तो जैसे और अभी ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस हो गया। जी, जैसे फ्लाइट जा रहा है तो आपको लगेगा कि ऊपर से जा रहा है ऐसे फील करेगा। जी। तो आप बेसिकली इमेज के साथ जब बैठोगे जी। तो आपको एकदम लगेगा कि आप बिल्कुल रियल एक प्लेस में बैठे जी, हो, तो जी, ये जी, फील करने के लिए होता है। ओके। तो इसमें मिक्सिंग करते टाइम हम क्या करते हैं, डिज़ाइन जब करते हैं तो पहले तो हम विजुअल्स देके, हम विजुअल की जो मूवमेंट के हिसाब से हम साउंड को प्लेस करते हैं और उसके ओके। मूवमेंट के हिसाब से उसको ऑटोमेशन करके उसको रूट करते हैं। तो ये एक बड़ा, अभी मूवी में तो हम अभी भी वही प्रैक्टिस है हमारे, जो पिक्चर के हिसाब से हम इसको जी। करते हैं। जी। तो लेकिन क्या म्यूजिक भी होता है? अभी क्या, यही मैं आपको बोलना चाह रहा ओके। था कि अभी म्यूजिक भी एटमॉस में शुरू हो गया। जैसे एप्पल ओके। म्यूजिक में अभी एटमॉस की मिक्सिंग जी। करता है, काफ़ी मेरे अभी एल्बम्स एटमॉस में हम लोग मिक्स करते हैं। ओके। उससे क्या है कि जैसे अभी इंस्ट्रूमेंटेशन कितने सारे ट्रैक्स होते हैं, बहुत सारे जी। लेयर्स होती हैं, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जी। वो एक आपका क्रिएटिविटी है। तो आप उसको डिवाइड करके कुछ लेफ्ट में, कुछ राइट, कुछ रियर में, कुछ ऊपर से, तो आप एकदम एक ऐसे लगे कि म्यूजिक चैम्बर में अब होता है ना, जैसे कि ऑडिटोरियम में बहुत जी। जी। एक अलग ही फील आती है। और इसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी, क्योंकि एक होता है सारे इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट राइट में आना, और इंस्ट्रूमेंट अलग अलग, अब जैसे 10 रिदम बज रहे हैं, रिदम ट्रैक है, समझ लो, एक ड्रम बज रहे हैं, परकशन, तबला, ये कुछ भी, तो कुछ एक इधर बैठा, उधर बैठा, कोई इधर बैठा, ऐसे आपको फील करेगा। तो जी। तो एटमॉस में ये मिक्स करने से, क्योंकि सेपरेशन हो जाती है तो हमें सब चीज एलिमेंट्स जो है अलग अलग सुनने लग सुनने जाते लगते हैं, हैं, तो एकदम मजा ज्यादा आता है। मजा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ओके। कई जैसे मैंने बताया नहीं, म्यूजिक प्रोडक्शन में कई बार जो मैंने अक्सर देखता हूँ लोगों को, ये लोग जो बैंडविड्थ को ध्यान नहीं रखते। जैसे आपने एक इंस्ट्रूमेंट बजाया, एक और इंस्ट्रूमेंट बजी, दूसरे अब पता लगा उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में इतनी ज्यादा मैच हो रही है, हाँ जी, मैच हो गई, पता नहीं चला वो बजा क्या वो। लेकिन मैं मिक्सिंग में कोशिश करता हूँ फिर उसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि ताकि वो भी सुनाई दे, मतलब थोड़ा सा। मोस्टली जैसे किक और बेस गिटार में होता है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उनका रफली जो
स्पेक्ट्रम है वो मोर और लेस सिमिलर होता बहुत है। सारे इनसे इंस्ट्रूमेंट ऐसे लोग हाँ। बजा देते हैं, क्योंकि तो कहने कभी-कभी का मतलब यह है कि ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग हाँ। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी प्रोग्रामिंग हम मिक्सिंग इंजीनियर को देंगे जी। उतना ही अच्छा वो मिक्स लेकिन कर कुछ पाएगा। बहुत से अच्छे-अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं, जी। उनकी काम कभी-कभी आता है तो वो साउंड डालते ही ऐसे है कि वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद ही ओके। सेपरेट इतने ज़्यादा करते हैं। ओके। कई लोग आते हैं क्योंकि वो लोग बजाते हैं, अच्छा कुछ चीज़ें बजा देते जी हैं, बहुत जी सारी जी चीज़ें, जी लेकिन जी आपस में इतनी क्लैश हो जाती क्लैश हो है जाते हैं, जी क्लैश जी क्रिएट होता जी। है। फिर हम उसको ठीक करते हैं, क्योंकि हम ओके। इसको फिर थोड़ा उसको बैंड चेंज करके वो करके ये सब करके। ओके। अच्छा, ये जो केसेस में एटमॉस में जब ये चीज़ आती है ना, जी ये और मज़ा आता है फिर। जी, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि क्योंकि आपके हमने पास इसको स्पीकर्स बहुत ज्यादा हमने मिल गए प्लेसेस आपको। चेंज कर दिया हाँ उसको। जी हाँ जी हाँ प्लेसेस जी। चेंज हाँ करने से जी, क्या हाँ है जी। कि हमको उसमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। ओके। तो अगर उसने सेम अगर बैंड में बजा भी दिए हो तो, ओके। लेकिन एक इधर बज रहा है तो स्पीकर्स चेंज हो गया, तो इसी वजह से बिल्कुल उसका और मजा आता है सुनने बिल्कुल। में। तो ये सुनने का फील ही एकदम चेंज हो जाता है। मतलब आप कभी स्टूडियो में आएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको जी। पता चलेगा एकदम। नहीं, अब मेरे को ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक पॉडकास्ट हमको आपके मिक्स थिएटर में आकर करना करना पड़ेगा, चाहिए, क्योंकि जिससे कि हम अपने व्यूअर्स को एक्चुअल में दिखा पाएं आप मिक्सिंग कर रहे हैं और हम उसको शूट करेंगे, तो उनको व्यूअर्स को समझ में आएगा कि एक्चुअली हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी कई सारे सॉन्ग्स मैं अभी, क्योंकि मुझे खुद स्टीरियो में सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जी। अगर जैसे कभी कहीं बड़े जो एल्बम्स अभी होते हैं, जी हमारे पास स्टीरियो का भी मिक्स होता है, साथ में हम एटमॉस में भी मिक्स करता जी हूँ, तो जी जी दोनों जी। दो वर्जन करते हैं। अच्छा अच्छा। तो रिलीज भी आजकल ऐसे हो रहा है, क्योंकि एप्पल म्यूजिक में थ्रू एटमॉस का मिक्स अलग जाता है, जी। स्टीरियो मिक्स तो अलग जाता है। एटमॉस मिक्स जो रिलीज होता है उसको सुनने के लिए लिसनर को कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत है? देखो, दो तरीके का होता है इसके अंदर जी सुनने का जी। तरीका। इसके अंदर जो एक तो 7.1.4 पे ही वो सुनता है, क्योंकि अगर स्पीकर सेटअप हो उसके उसके सेटअप पास। ऐसे होते हाँ हैं। तो जी। दूसरी एक और ऑप्शन इन्होंने कि बाइनरल मिक्स बोलते हैं उसको। ओके। इसको इसकी जो एटमॉस की जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके अंदर एक फीचर हमको दिया है, ये जी। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ये 7.1.4 को जी बाइनरल मतलब 2 ट्रैक पे वो कन्वर्ट करते हैं, कंबाइन कर देता है। कंबाइन कर देते हैं। ओके कंबाइन करने से आप ईयरबड में भी सुन सकते हैं, हेडफोन में भी सुन सकते हैं, स्पीकर में भी सुन सकते ओके हो। ओके लेकिन आप हेडफोन में सुनेगा तो आपको ऐसे लगेगा कि साउंड आपको पीछे से बज रहा है, ऐसे आप ओके फील करोगे इसमें। ओके मतलब ये एक अजीब सा, क्योंकि मैंने भी पहले, मुझे ऐसे बड़ा कंफ्यूजिंग था कि शायद अरे ये 2 ट्रैक हेडफोन में ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब मैंने इसको जो एटमॉस को मिक्स को बाइनरल में कन्वर्ट करते हैं जी किया, तो सुनते तो ऐसे फील करते हैं, आपको ब्रेन के अंदर आपको फील होता है कि यहाँ पे बोल रहा है कोई, जी जी लेफ्ट पे जी बोल रहा जी है कोई, जी। पीछे से बोल रहा है, वो आपको ओके। फील कर रहा तो है। वैसा ऐसे ही इमर्सिव एक्सपीरियंस आजकल हम ईयरबड्स या हेडफोन्स में भी ले सकते ले हैं। सकते हैं, बिल्कुल ले ओके, सकते हैं, क्योंकि ओके। अभी बाइनरल मिक्स में ये हो जाता है, क्योंकि उसके लिए पहले एटमॉस में मिक्स करते हैं प्रॉपर, जी जी उसके जी। बाद उसको स्विच करते हैं, बाइनरल ओके में स्विच करते हैं। ओके। इसमें क्या है कि हम इवन यूट्यूब में भी वीडियो ऑडियो ऐसे डाल रहे हैं, क्योंकि बाइनरल उसमें हम लिख देते हैं स्पेशल डॉल्बी स्पेशली एटमॉस हाँ जी साउंड हाँ जी। यूज ईयरफोन्स फॉर बेटर जी जी परफॉर्मेंस जी ऐसे जी करके। जी जी। तो उससे लोगों को फील आता है प्रॉपर एक, लेकिन साउंड की क्वालिटी एकदम चेंज है एकदम, जी क्योंकि जो नॉर्मली जो स्टीरियो साउंड होता है आपका हेड, जैसे हाइज वगैरह होता है वो आपका कान में हिट करता है जैसे बहुत ज़्यादा जी देर जी तक, जी। लेकिन वो एक स्मूथनेस है, वो डॉल्बी का जो है ना एक फील है ना, वो एकदम अलग है। आप उसको सुनेंगे तो आपको एकदम पता चलेगा वो नॉर्मल एक स्टीरियो और एक एटमॉस की साउंड अगर ईयरफोन में सुनोगे जी तो उसका एक स्वीटनेस है बहुत, जी क्योंकि वो मैं खुद भी फील करता हूँ कि हमारे स्टीरियो मिक्स और दोनों सुनेंगे तो एकदम जमीन आसमान के फर्क डिफरेंस हो लगेगा। जाता है। हाँ, जी तो क्योंकि ये अभी फीचर का है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा अभी इंडिया में अभी थोड़ा जल्दी आने वाला है, जी थोड़ा थोड़ा सा शुरू हुआ, लेकिन फॉरेन में तो अभी स्टार्ट हो गया। जी। तो अभी आने वाला टाइम में तो सब लोग एटमॉस में ही मोस्टली म्यूजिक भी एटमॉस में ही आ आएगा, जाएगा। हाँ। जी। तो जैसे आपके माइस्ट्रो फिल्म स्टूडियो में जहाँ पर मिक्स थिएटर आपने बनाया हुआ जी, है, अगर कोई आज नया बच्चा स्टूडियो बना रहा है और वहाँ पे वो चाहते हैं कि 7.1.4 सेटअप अपना क्रिएट करें, तो क्या उनको भी बड़े साइज के सिनेमा स्पीकर्स लगाने ज़रूरी हैं या वो छोटे स्पीकर से भी वो चीज़ अचीव कर सकते हैं कुछ हद तक? देखो हमारे वहाँ पे 2 स्टूडियो है। हाँ जी। एक होता है फिल्म के लिए पोस्ट, फिल्म के लिए एक अलग वो, क्योंकि फिल्म का जो साउंड होता है वो हम थिएटर में ही करते हैं उसको, जी क्योंकि मूवीज के लिए। जी। एक दूसरे स्टूडियो होता है जो एटमॉस में मिक्स करते हैं, वो नॉर्मल स्टूडियो होता है, वो ओके। एटमॉस साउंड होता है, उसमें स्पीकर्स लगे होते हैं उतने सारे, ओके लेकिन वो थिएटर नहीं है, ओके क्योंकि थिएटर का एक अलग डायमेंशन है, क्योंकि वो उसमें बड़े स्क्रीन वो क्योंकि हमारे पास दोनों है, क्योंकि मैं ओके। फिल्म भी करता हूँ। जी अभी जैसे म्यूजिक
जो एटमॉस मिक्स करते हैं उसके लिए तो हम दूसरे स्टूडियो में जो करते हैं जो नॉर्मल स्टूडियो, लेकिन हमारा स्पीकर सिस्टम, हमारे बाकी जो इक्विपमेंट्स है उस हिसाब से हमने अलाइन किया हुआ है जी। तो उसमें हम पहले मिक्स करते हैं जी। तो फिल्म का जो काम होता है वो थिएटर में मिक्स करते हैं उसमें। ये दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि आपको थिएटर बनाना है, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई आपके नॉर्मल स्टूडियो को भी आप एटमॉस में स्विच कर सकते हैं। पर्सनल स्टूडियो में कोई चाहे तो वो एटमॉस उसको क्रिएट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्पीकर की पोजीशंस करना है, उसके एक डायग्राम है, तो उस हिसाब से आप स्पीकर कहाँ कहाँ लगना चाहिए रूम के साइज के हिसाब से तो उसमें कर सकते। देखो स्पीकर की आप ही जानते हैं, क्योंकि स्पीकर रूम के साइज के हिसाब से हम स्पीकर, जैसे अभी कोई 5 इंच यूज कर रहे हैं, कोई 8 इंच यूज करते हैं, उस हिसाब से जितने आपके रूम साइज है। तो 5 इंच तो नॉर्मल 10 बाई 10 के और 10 बाई 12, 10 बाई 15 के रूम में 5 इंच के स्पीकर्स भी ठीक है। 8 इंच देखो इसमें ऐसा होता है, फ्रंट का जो होता है, जो फ्रंट LCR जो है ये थोड़ा 8 इंच हम यूज करते हैं, तो रियर में हम लोग 5 इंच छोटे स्पीकर्स भी कर सकते हैं, वो रूम के साइज के हिसाब से। छोटा रूम है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई हर स्टूडियो में कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ डिवाइसेस की जरूरत है, बाकी स्पीकर सिस्टम की जरूरत है। आप मेरे को कुछ अपने फेवरेट हार्डवेयर्स के बारे में बताइए, आपको कौन से स्पीकर्स पे काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि आपने इतने सालों में आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स पर काम आप कर चुके हैं जी। तो कौन सा ऐसा स्पीकर है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस पॉइंट, क्योंकि प्राइस पॉइंट से हम अपनी क्वालिटी और टोनैलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। जी। वो बताइए। और कुछ हार्डवेयर आप कौन सा आपको पसंद है यूज करना, कुछ प्लगइन्स आप कौन से अच्छे यूज करते हैं? स्पीकर्स में क्योंकि अभी में जो, क्योंकि एक होता है ना जो जिस इसमें काम करने लगते हैं ना, वो उसको उससे प्यार होने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि मैं आपको शुरुआत के टाइम में तो मैं सबसे सस्ता स्पीकर में काम करता था, मैं एलिसिस में यूज करते थे बहुत। मेरे को याद है काफी समय तक आपने मॉनिटर 1 पे काम किया है। मैंने मॉनिटर 2 फिर एक्टिव जो मॉनिटर आया था एलिसिस का, उसमें काम किया मैंने बहुत। मैंने बहुत सबसे सस्ता वाला इक्विपमेंट में काम किया था, वो अलग है, लेकिन उस समय भी वो मुझे अच्छा लगता था। फिर मैं टर्नॉय में स्विच किया, टर्नॉइज के बाद अभी नया स्टूडियो किया। तो क्योंकि देखो स्पीकर तो अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम। मैंने कहा था कैलिब्रेशन अगर अच्छा है तो आपको हर स्पीकर अच्छा साउंड करेगा। एक नॉर्मल स्पीकर भी अच्छा साउंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो स्पीकर बनाने वाले होते हैं वो लोग कुछ तो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आपको थोड़ा एक्यूस्टिक अच्छी हो तो छोटा स्पीकर भी काम, कोई सस्ता भी काम है, इसमें सस्ता बड़ा की बात नहीं होती। जी। बाकी आपका कान को ट्यून करना होता है, खुद को ही ट्यून करना पड़ता है उस हिसाब से। तो अभी मैं जेनलक यूज करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं मेरा स्टीरियो मिक्स मैं जेनलक में करता हूँ, मिक्स करता हूँ। फोकल में यूज करता हूँ, 5.1 7.1 एटमॉस के लिए मैं फोकल यूज करता हूँ। और थोड़ा सुनने लायक, जैसे कि प्रोड्यूसर मॉनिटर, बड़े मॉनिटर्स के लिए वो मैं मंकी बनाना के रखा हुआ है, जो 15 इंच की स्पीकर, उसमें मतलब थोड़ा खुश करने के लिए। वो बेसिकली वो मिक्स के लिए नहीं, जस्ट थोड़ा फन के लिए, मतलब फाइनल आउटपुट के लिए, थोड़ा सा आउटपुट डीजे में कैसे बजेगा उस चीज को वो करने के लिए। तो मेरे पास 3 स्पीकर सिस्टम है इसके अंदर, जेनलक भी है, फोकल है और मंकी बनाना भी है। और आपने अपने मिक्स थिएटर में कौन से स्पीकर्स लगाए हुए हैं? इसमें मिक्स थिएटर में जो थिएटर है, जो हमारा थिएटर में होता है, पूरा प्रॉपर हमने फिल्म के जो स्टूडियो थिएटर में होता है, JBL का सिस्टम लगा हुआ है, JBL सिनेमा साउंड लगा हुआ है, JBL सिनेमा साउंड प्रॉपर वो लगा हुआ है, पूरा उनका कंट्रोलर सब। तो उस थिएटर में अगर कोई आपसे काम कराने आता है, आप किसी का फिल्म मिक्स कर रहे हो या कोई और काम हो रहा है, तो वैसी ही फील आती है जैसा कि एक एक्चुअल सिनेमा हॉल में आएगी? नेचुरली, क्योंकि वो बेसिकली हमने लगाया इसी बात पे ताकि यहाँ पे जो थिएटर में जो मिक्स करते हैं तो वो आउटपुट सेम आप बाहर फाइनली थिएटर में प्ले करेंगे तो वही होना चाहिए। नहीं तो हम और कोई सिस्टम लगाओ वहाँ जाके कुछ और ना हो जाए। इसलिए थिएटर सिनेमा साउंड एकदम डिफरेंट है वो क्योंकि हमारा नॉर्मल स्पीकर का हिसाब नहीं है वो, क्योंकि उसका थिएटर का सिस्टम ही अलग है, उसका स्पीकर्स भी अलग है, उसकी कैलिब्रेशन भी सेपरेट होती होगी। हाँ, क्योंकि वो तो मैं भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं उसके लिए फिर कंपनी से JBL का आया ऑफिशियली आके उन्होंने कैलिब्रेट करके, उन्होंने स्पेशली थिएट्रिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको कैलिब्रेट किया हुआ है। ओके, उस हिसाब से, क्योंकि हमारे वहाँ पे DI भी होता है, कलर करेक्शन भी होता है, उसके प्रोजेक्शन है, तो उसके अलग एक्सपर्ट आके वो करके दिया कैलिब्रेशन। तो सारे, क्योंकि उसका दोनों अलग है, क्योंकि वीडियो भी है हमारा, ऑडियो भी है, तो JBL का सिस्टम है तो उनकी कंपनी से ही आके वो पूरे इंस्टॉल किए। क्योंकि बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जो साउंड यहाँ पे जो सुनेगा, यहाँ पे बैठ के जो मिक्स करते हैं तो वहाँ बाहर जाके सेम बजे, ट्रांसलेशन जितनी स्मूथ और रियल हो जाए उतना बेटर है। इससे क्योंकि अभी जितने भी हम काम कर रहे हैं देखा था कि हम क्योंकि एक्सपीरियंस किया तो जो
बहुत ही काफ़ी अच्छा, मतलब जो हम यहाँ सुनते हैं उनको वो लोग बड़ा सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये सिस्टम जैसे दिल्ली में अभी हम लोग पहली थिएटर है ये जो हमने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे पहले ऐसे अभी है नहीं थिएटर कोई भी ऐसे सर फिल्म के। जितना आप मेरे को अपने डॉल्बी सेटअप और थिएटर के बारे में बताते जा रहे हो, जी उतना ही मेरा मन कर रहा है कि हमें एक एपिसोड डेफिनेटली आपके साथ बिल्कुल थिएटर में शूट करना पड़ेगा। क्योंकि ये और मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि मैंने फिल्म खुद बनाई थी, तो मुझे बहुत बॉम्बे में इधर उधर बहुत दिक्कत हुई दिक्कत आपको। हुई थी, हाँ क्योंकि जी, वहाँ हाँ जाना, जी, क्योंकि मैं एक साउंड इंजीनियर होते हुए मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा था, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, या तो आप बहुत बड़े लेवल पे जाके काम हाँ करो। जी, हाँ जी, लेकिन मैंने जब मैं एक बीच में एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं विनोद चोपड़ा जी के साथ मैंने एक फिल्म करने की मुझे मौका मिला था। जी, तो इनकी जो एक लास्ट शिकारा मूवी थी हाँ उसमें जी, हाँ साउंड जी, मिक्स हाँ करने जी। के लिए मुझे ओके, ओके, सॉन्ग्स का मिक्सिंग के लिए बुलाया था। ओके, तो मुझे बॉम्बे में गया और मैं फीचर वर्क्स में स्टूडियो इन्होंने बुक किया, तो इन्होंने बड़े प्रोडक्शन था, तो बड़े लेवल पे काम कर रहे थे। जी, तो विश्वजीत चैटर्जी मेन इंजीनियर थे, तो मेरा सॉन्ग्स का काम था उसमें। जी, लेकिन बैनर बड़ा था मेरे लिए, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी। तो जी, लेकिन मैं जब वो वहाँ पे देखा, उनके साथ जब काम किया, इसके बाद मेरा विजन चेंज हो गया था। जी, फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही सेटअप होना चाहिए यहाँ पे, जी, क्योंकि वहाँ पे जो फिल्म मिक्स करने का थिएटर में बैठ के जो मिक्स करते हैं ना, नहीं तो हम लोग क्या पहले 10x15 के रूम में बैठ के फिल्म मिक्स जी, करते जी, हैं, जी, 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 वो मिक्सिंग नहीं है, वो उसमें वो मज़ा नहीं आता है। जी, लेकिन जी, मैंने वहाँ पे देखा, एक्सपीरियंस किया, तो जो थिएटर में बैठ के जो साउंड मिक्स कर रहे थे ना, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। जी, जी, जी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा दिल्ली में ऐसे बनाऊंगा स्टूडियो। और तो कोई आपने इतने सालों में इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, बड़े-बड़े लोगों के साथ, तो और एक आधा कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कोई ऐसी आपके साथ हैपनिंग हुई हो जो हमेशा आपको याद आती है? नहीं, एक तो ये जो मैंने बताया ना विदु जी के जी, साथ जी, जो जी, फ़िल्म के काम किया, उनके जी, साथ जो मैंने काम किया, वो मुझे सबसे बेस्ट और मेमोरेबल है, जी, क्योंकि जी, जी, जो हम लोग दिल्ली में हम काम करते रहते बहुत सारे आर्टिस्ट, लेकिन उनके साथ वो जो प्रोडक्शन के साथ जो काम किया ना, वो जी, एकदम एक्सट्रीम बहुत हाई लेवल पे। मैं एक इंजीनियर की सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि जी, 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 सबसे बड़ा बॉलीवुड की प्रोड्यूसर के साथ जी, काम जी, करने का, जी, तो जी। वो एक मुझे उससे हॉराइज़न अपॉर्चुनिटी आपका बहुत ब्रॉडन अप हो बहुत, जाता हाँ, है। और जी, मैं उनके साथ करने से मेरा विजन ही चेंज हो गया, और साउंड कैसे होना चाहिए फिल्म में उनकी मतलब इतने, और दूसरा विश्वजीत जी साथ में थे, तो उसकी जी, वजह जी, से भी जी। मतलब होता ना कि वो बहुत लेजेंड लोगों के साथ काम करना, बिल्कुल, तो और बिल्कुल। मुझे बहुत वो ए आर रहमान जी के म्यूजिक इसके अंदर, जी, जी, तो जी, हम जी। इसको मिक्स कर रहे हैं, तो आप कितने आपके लिए एक अचीवमेंट है बहुत बड़ा, और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो मैं काम करता हूँ, मुझे परफेक्शन होता ना, जैसे वो एक एक चीज़ है ना, एक फॉले में साउंड भी होता है ना, एक गाड़ी का हॉर्न का भी वो लोग इतने ध्यान से वॉच करते हैं, विदु जी बिल्कुल, का मैंने देखा, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो वो चीज़ फिर मेरे अंदर भी आ गया कि मैं कोशिश करता हूँ कि जब फिल्म में जो साउंड करता हूँ, साउंड डिज़ाइन करता हूँ, बिल्कुल। तो मैं एक एक चीज़ को, क्योंकि देखो फॉली साउंड जब हम करते हैं, उसमें क्या कि शूट करके ले आया, उसके बाद उसमें क्या बैकग्राउंड में फॉली के साउंड, जैसे कुछ आपका बैठने का आवाज़ है, कुछ भी चीज़ें, अगर रोड पे शूट हो रहा है, तो आपको देखना है वहाँ पे क्या साउंड डालना है, जी, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन है वो नेचुरल क्रिएट करने के लिए। आप जी, देखते फॉली में क्या होता है कि जितने भी साउंड है, हम दोबारा रिकॉर्ड की जाती है, जी, तो वो उस समय क्या कि आप इमेज को देखो, वीडियो में क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, जी, एम्बियंस में क्या क्या हो रहा है, जी, अगर वो ट्रैफिक में खड़ा है, बाहर खड़ा है कोई से, तो आपको आपका जो दिमाग है और आपका पॉइंट है देखने का, जी, उसी हिसाब से आपको डिजाइन करना है साउंड, कौन सी चीज कहाँ है, मतलब आप कुछ भी मिस कर गया तो जितने चीज आप डालोगे ना, इतने ओरिजिनल आपको लगे कि आप एक्चुअल में एक पोजीशन में खड़े हैं। अगर बिल्कुल। आपने कोई फिल्म का सीन में फॉली साउंड हटा दो, आपको तो बेकार लगेगा, हाँ इसलिए ये जी, हाँ कैसे जी, दो माइक आवाज आ रहा है खाली, कुछ नहीं, गाड़ी नहीं जा रहा है। जी, तो जी। इवन एक गाड़ी भी जाती है, तो उसकी जो ट्रांसिट के साउंड है ना, हाँ जी, हाँ वो जी, भी मैटर करता है। और जब बात कर रहे हैं कि बाइक इधर को निकल गया, तो वो बाइक आप फील करोगे कि बाइक इधर से उधर को गया, जी, जी। ऐसे। तो ये सब आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हाँ, मिला, क्योंकि जी, इसके बाद अभी मैंने एक रिसेंटली एक मूवी की थी, एक बच्चों की फिल्म थी, वो बेसिकली 50 साल से वो शूटिंग कर रहे थे, अच्छा, 50 साल वो फिल्म अच्छा, कंप्लीट नहीं हो रहे थे। ओके, तो वो चड्ढा सर ने बनाई थी, वो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उसका 50 साल हो गए फिल्म बनाए, जो जो बच्चे एक्टिंग करते थे वो सब बड़े हो गए, मतलब आप ओके, समझ लीजिए। ओके। पहले का सुपर 16 में शूट हुआ था वो, जी, 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 जी। उसका साउंड पहले भी बनाई थी, वो सब खराब हो गया, वो उनके पास कोई ट्रैक नहीं, वो उनको वो चाहते थे कि एटमॉस में इसको साउंड दोबारा डिजाइन की जी, जाए। जी, जी। तो वो बेसिकली एक वॉर का सीन था, और इंडियन
जो इंडिपेंडेंस के ऊपर है फिल्म, हाँ जी। तो उस समय की वॉर ये सब चीजें थे जी। वो फिल्म का पूरा साउंड डिजाइन किया हमने एटमॉस में ओके। पूरा। तो एक्चुअली जो वॉर में अगर कोई वेपन्स चल रहे हैं, तोपें हैं, तलवारें हैं, वो हाँ। सब साउंड्स आपने दोबारा से अपने स्टूडियो में रिक्रिएट कर रिक्रिएट किया पूरा। ओके। पूरा रिक्रिएट किया। वो दूसरी बात है कि उस समय की बात, मतलब वो आप 50-100 मतलब इंडिपेंडेंस डे के जो जी, वॉर, जी, उस जी। समय जो क्राउड है, वो लड़ाइयाँ, ये सब बिल्कुल। चीजें, तो आप वो मतलब वो जो पिक्चर बनाने में मुझे लगा, वो साउंड करने में मुझे लगभग 4-5 महीने लगा था उसको ओके, करने में। ओके। लेकिन बहुत मतलब इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया उसको करते, मतलब जी। मजा आएगा। लेकिन अभी आप उसको पिक्चर देखोगे ना, एकदम उतना पुरानी फिल्म है, साउंड एकदम नया है, हाँ। और इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे इसमें एक्टिंग करते हैं, जी, जो जी। जो इंडिया पाकिस्तान की जैसे वॉर का सीक्वेंस है, तो सब बच्चे हैं इसके अंदर। हाँ जी। लेकिन वो देखने में इतनी मजा आता है उसको, थोड़ा साउंड जी। की वजह से, जी, जी, तो वो जी। बिल्कुल दोबारा रिक्रिएट किया उसको प्रॉपर। तो लेकिन वो साउंड डालने के बाद उसके जो इम्पैक्ट आता है ना देखने में स्क्रीन में, तो बड़ा मजा आता है। जी। क्योंकि मैं खुद भी इसको फील करता हूँ कि यार हमें नहीं लगता कि हमने बनाया है, ऐसा लगता है। तो साउंड एक बहुत बड़ी फैक्टर है। जी, जी, जी। जितने भी फॉले का, हाँ, ये सब बैकग्राउंड, ये सब इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है बहुत इसमें। impact उसके पड़ता बिना है। तो मतलब खत्म है मतलब। तो आजकल के जो यंग जनरेशन है, जो हम्म। साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन या फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं या फोले में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? हाँ, क्योंकि मैंने अभी देखा यहाँ पे लोग सोचते हैं कि साउंड इंजीनियर सिर्फ गाना बनाया, मिक्सिंग जी। ये खत्म हो, लेकिन 99% लोगों को फिल्म के बारे में नहीं मालूम है। अच्छा। क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं बहुत सारे, क्योंकि फिल्म के बैकग्राउंड ही नहीं है दिल्ली में खास जी। करके, क्योंकि यहाँ पे फिल्म का साउंड कैसे बनाना चाहिए, क्या है, 99% लोगों को नहीं मालूम है। तो यहाँ पे इसलिए फिल्म के इंजीनियर्स नहीं है मिक्स करने के लिए। और फिल्म मिक्स करना हो तो आप कैसे निकाल, उनको मालूम नहीं कैसे मिक्स करना होता है। तो क्योंकि ये इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर आप आते हो, तो एक तो म्यूजिक प्रोडक्शन तो है, मिक्सिंग करना एक अलग है, लेकिन फिल्म का जो प्रोडक्शन, फिल्म का साउंड डिजाइनिंग, वो भी एक मतलब इंजीनियर हो तो आपको हर चीज आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब तरीके, मैं कहता हूँ कि इंजीनियर कोई भी हर काम आना चाहिए, मतलब जैसा कि साउंड से आपने रिलेटेड। बताया कि आपने फोले भी किया है, हाँ। आप डॉल्बी भी करते जी। हैं, आप म्यूजिशियंस को गाइड भी करेंगे हाँ जी, हाँ जी, हाँ। रिकॉर्डिंग के टाइम पर कि बिल्कुल। आपका टेक अच्छा हुआ नहीं हुआ। जी। सो बेसिकली साउंड इंजीनियरिंग सिर्फ बैठकर बटन दबाना और गाने मिक्स करना नहीं नहीं है, है, नहीं है। वो एक होलसम प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल की जो यंग जनरेशन है, उनको यही कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले तो कहीं ना कहीं से वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, उनको थोड़ी म्यूजिक की समझ हो, उसके बाद वो टेक्निकल फील्ड में आए, जी, तो जी। उनके लिए थोड़ा बेटर देखो रहेगा। इसके I अंदर suppose। एक, मैं अभी आज के टाइम में एक कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ। देखो, दो पार्ट है इसमें। एक तो है म्यूजिक प्रोडक्शन, जी। एक होता है साउंड इंजीनियरिंग। जी। तो खासकर अभी क्या मैं देखता हूँ, क्योंकि पहले साउंड इंजीनियर ही होते थे, वो जी। म्यूजिक में नहीं घुसते थे, जी। मतलब म्यूजिक बनाने में नहीं जाते थे। जी। मैं अभी म्यूजिक बनाने नहीं जाता कभी। आजकल वो दोनों चीजें हो गई हैं। आजकल क्या होता है कि म्यूजिक प्रोडक्शन जो करते हैं, वही साउंड भी डिजाइन करना चाहते हैं। जी, उससे क्या है जी, कि जी, एक तो ना वो इधर की हो जाता है, ना उधर की हो जाता है, जी, ऐसे होता है। जी, क्योंकि जी, जी, उनका जी। म्यूजिक तो अच्छा बनाते होते हैं, लेकिन बिल्कुल। वो चाहते हैं कि मैं ही खुद इसको मिक्स करूं। मिक्स भी कर लूं, मास्टरिंग भी कर लूं, सब कुछ मैं ही उससे कर क्या लूं। होता है ना जी। कि थोड़ा सा, क्योंकि वो ना वो इंजीनियर कह सकते हैं, ना वो बिल्कुल। म्यूजिक डायरेक्टर कह सकते हैं, ऐसे वाले एक कंफ्यूजन में है। तो जी, जी, जी। बहुत कम लोग इस समय ऐसे है कि खाली साउंड इंजीनियर, मैं तो म्यूजिक नहीं बनाता, मैं करना चाहूँ म्यूजिक करना, लेकिन मैं करते नहीं है। जी, मैं जी, मैं जी। तो मिक्स करूंगा, साउंड डिजाइनिंग करूंगा, मैं अपने एक तो कहने का फोकस है। मतलब यह है कि ग्रेजुअली हम शुरुआत में सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करें, जी आपने भी करी हैं, जी बट देयर मस्ट बी सम स्टेज जहां पर जाकर हमको ये डिसाइड कर लेना चाहिए जी। कि अब हमारी सुपर स्पेशलिटी क्या क्या होगी, है कि कि क्या हम म्यूजिक प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, हम जी फोले की तरफ जाना जी। चाहते हैं, या हम डॉल्बी करेंगे, या हम म्यूजिक की मिक्सिंग करेंगे। तो वो सुपर स्पेशलाइजेशन अगर कोई करता है तो डेफिनेटली वो उसको जस्टिफाई बेटर कर कहता, पाएगा, हाँ। और वो एक काम करेगा पर बहुत अच्छे से अच्छे करेगा से करेगा, उसको। अच्छे से करेगा। और दूसरी बात है कि साउंड इंजीनियर, जो भी साउंड इंजीनियर बनना चाहेंगे, करेंगे, उनके लिए क्या है कि आप हर फील्ड में, मतलब जैसे उसकी मैंने कहा था ना, एटमॉस का मिक्सिंग, फिल्म का मिक्सिंग, जी। ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी सीखना चाहिए। जी। क्योंकि आने वाले टाइम में तो अ, नहीं तो पता क्या, आपने मेरे को शुरू से कितने साल से हम जी, लोग जी, जानते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। क्योंकि मेरे समय पे जो लोग मेरे साथ चले थे, वो आज भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि वो लोग
एक्सप्लोर नहीं किया कुछ भी, जी जी जी, क्योंकि वो कर सकते थे मतलब। बिल्कुल क्योंकि अभी क्या फिल्म के इंजीनियर नहीं है अभी, क्योंकि फिल्म मिक्स करना हो तो लोग ढूंढते हैं दिल्ली में कौन है, मतलब बिल्कुल ऐसे वाला स्थिति हो, क्योंकि अभी तो बिल्कुल। इसलिए हमारा मोनोपोली चलती नहीं, है। हमारे पास भी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो पूछते हैं हमसे कि भाई हम 5.1 कहाँ करवाएं, 7.1 कहाँ जी करवाएं। तो एक्चुअली दिल्ली में बहुत डर्थ है ऐसे लोगों की, जी जी। और दिल्ली में काम तो बहुत आता है बट करने वाले लोग नहीं मिलते मैं तो normally। चाहूंगा कि जो यंग जनरेशन है उसमें आना चाहिए, फिल्म की साउंड हाँ डिजाइनिंग जी, ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। उनका एक एक पूरा अलग एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सॉन्ग बनाना और फिल्म की साउंड करने में बिल्कुल अलग काफी है, फर्क है। जी काफ़ी जी, फर्क है। उसका बिल्कुल एक अलग बिल्कुल टेक्नोलॉजी, उसका मिक्सिंग का प्रोसीजर अलग बिल्कुल है। बिल्कुल, फिल्म का सॉन्ग मिक्स करना, एल्बम की सॉन्ग मिक्स करने में भी फ़र्क है। बहुत फर्क तो है। उसका हमारा विजन चेंज अलग है, तो उसको सीखना चाहिए, क्योंकि उससे एक होता है कि एक जो अभी जैसे हम यहाँ पे एक इंडस्ट्री अभी धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप हो रहा है। अभी जैसे अभी अब यूपी में भी अभी फिल्म सिटी नई बन रहा फिल्म है, सिटी बन रही है। जी तो जी जी, बेसिकली अभी यहाँ पे क्या है, उस हिसाब से टेक्निकल लोग उतना नहीं है, क्योंकि कितने लोगों को इम्पोर्ट करेंगे, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग यहाँ हैं, लेकिन अभी भी समय है लोगों को सीखने का। आने वाले टाइम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं। जी जी तो जितना यंग जनरेशन अभी से इस चीज़ में घुस जाएंगे, जी जी, उनको फ्यूचर में जॉब प्रोस्पेक्ट्स में, करियर में काफ़ी फ़ायदा हो बहुत सकता है ज़्यादा, उससे। क्योंकि अभी देखो एक एक नॉर्मल इंजीनियर है, एक सॉन्ग मिक्स करना उसमें और फिल्म के इंजीनियर में बहुत ज़्यादा जी जी फर्क है, जी क्योंकि जी, उसका जो बिल्कुल जो रेम्यूनरेशन है वो भी बहुत अलग है। बिल्कुल तो फिल्म हमारा एक अलग ही चार्ज होता है इसमें, क्योंकि बिल्कुल उसका जितने आप फिल्म गाना मिक्स करते हो, फिल्म का मिक्सिंग करना एकदम अलग। वो दूसरी बात, आपकी जो क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। आप बिल्कुल। मैंने पता नहीं कितने गाने किए होंगे, 2010 तक मुझे याद नहीं है मैंने जी कितने जी गाने जी, मिक्स किए, लेकिन मैंने 10-15 फिल्म की है ना, वही आज भी अगर जैसा अब आपने गूगल में अगर डालोगे तो आईएमबी में, विकी में सब दिखता है, क्योंकि जी जी जी, वो एक आइडेंटिटी ना एक किसी बिल्कुल वो इंजीनियर की। डिफरेंट चीज़ क्रिएट हो जाती लेकिन है मैंने उससे। मैंने पता नहीं कितनी गाने किए, कितने हिट सॉन्ग्स, कितने सब कुछ किए, लेकिन अभी भी मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, जी फिल्म में काम करने से जो मुझे जो आइडेंटिटी मिली ना, जी वो एल्बम में नहीं मिली कभी भी। जी 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 जी, क्योंकि वो आज भी एक रिकॉर्ड है। आप अपने नाम डालोगे तो आपको पता चलता है कि गूगल में आपका नाम आ रहा है, जी फिल्म जी, फिल्म की बिल्कुल आ रहा है ना, बिल्कुल एल्बम का तो आपको प्रेजेंस ही नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल जब मैंने बिल्कुल इतनी एल्बम मिक्स की है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि एक इंजीनियर की अपने एक ख्वाहिश होता है कि एक पैसा कमाना और वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन साथ साथ आप जो काम करते हो उसका क्रेडिट भी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि एक बिल्कुल आपको एक आइडेंटिटी होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि उसी लाइन में जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, गाना भी बनना चाहिए, वो भी एक जी, पार्ट है, लेकिन एक इंजीनियर के हिसाब से चलेंगे तो। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं, पंजाब में भी बहुत सारे कई सारे बंद हो जाते हैं। कारण बिल्कुल क्यों? इंजीनियर नहीं है। इंजीनियर नहीं होता है। कई बार ऐसे प्रॉब्लम काम कई, आता है बट काम करने वाला ही नहीं है, तो काम क्योंकि यहाँ पे करेंगे लोग कैसे? बनाने में डरते हैं, क्योंकि यार ये इंजीनियर कहाँ से लाएंगे इनको, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर नहीं की जिनको फिल्म की बैकग्राउंड पता है, बिल्कुल जिनको ठीक बात है। उसका मिक्सिंग कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों को मालूम नहीं है। चलिए सर, ये हमारे लिए भी एक नई इंसाइट है कि जी सुपर स्पेशलिटी यंग जनरेशन को डेवलप करनी है, जी और ख़ास तौर से आपने पॉइंट आउट किया फिल्म मिक्सिंग की तरफ। जी तो आई होप हमारे लिसनर्स इससे बेनिफिट करेंगे जी और ज़रूर इस तरफ वर्क करेंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए दोबारा से। मैं आप आपको वेलकम करता हूँ मेरे स्टूडियो में, एक बार आइए। और क्योंकि ऑडियंस को ये भी दिखाना चाहिए कि स्टूडियो का ये जो होता है, ये एटमॉस का सेटअप और थिएटर कैसे है। एक बार क्योंकि वो एक होता है, एक थिएटर में देखना, एक जी पोस्ट का थिएटर देखने में थोड़ा बिल्कुल, डिफरेंस है नहीं तो। नहीं बिल्कुल सर, एक एपिसोड हम आपके साथ शूट हाँ करेंगे जिसमें कि हम आपको एक्चुअली लाइव थिएटर में डॉल्बी मिक्सिंग करते हुए देखेंगे, और अपने ऑडियंस को भी ज़रूर उससे दिखाएंगे। क्या है, हाँ, लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलेगा। और बिल्कुल अच्छा क्या और दिल्ली में खास करके बहुत लोगों को मालूम नहीं कि दिल्ली में ऐसे एक स्टूडियो भी है। मैं बिल्कुल क्योंकि अभी बिल्कुल, तो हमने रिसेंटली स्टार्ट जी किया, तो जी 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 क्योंकि ये एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे जो सीरियस फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं यहाँ पे जो जी फिल्म बनाते हैं, वो सब स्टूडियो के लिए बॉम्बे जाते हैं, उधर जाते हैं। जी, वहाँ पे भी जाके आपने अगर अच्छे जगह पे नहीं गई तो फिर तो हम्म, उसको ही मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखता हूँ कभी कभी। बिल्कुल जैसे दिल्ली बिल्कुल, से कोई जाते हैं, वहाँ पे गलत जगह चला गया, जी बॉम्बे बॉम्बे सुन के लोग चले जाते हैं। जी जी तो जी, वहाँ पे भी अच्छे होते हैं, बुरा भी होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो लेकिन जो काफ़ी प्रोड्यूसर तो हमारे इधर से जाते हैं, जी मैक्सिमम प्रोड्यूसर तो दिल्ली नॉर्थ इंडिया से इधर बिल्कुल से जाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत लोगों को अभी पता भी नहीं कि दिल्ली में नहीं नहीं ऐसे सेटअप डेफिनेटली है। हम बिल्कुल आपके तो साथ एक करेंगे। बार विजिट करना चाहिए आपको, देखना चाहिए हमारा बिल्कुल सेटअप को एक बार। इससे क्या है कि जो नए जनरेशन है
और जो लोग इसको देख रहे हैं तो उनको पता चला स्टूडियो में ऐसे भी एक अलग दुनिया है, मतलब एक नॉर्मल गाना मिक्स जरूर करना सर। एक अलग स्टूडियो फिल्म का मिक्सिंग करना एक अलग जरूर। एक्सपीरियंस है। जरूर सर, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया है और बातें शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने साल हम लोग इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा लगता है कि हाँ, एक आपने बहुत सम्मान दिया, यहाँ पे बुलाया। नहीं सर, धन्यवाद। प्लेजर इज ऑल Thank अस। you. थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि येशुदास जी की जर्नी से हमें कितनी इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे एक इंसान बिल्कुल हम्बल शुरुआत करके अपनी इंडस्ट्री के शिखर तक पहुंच सकता है। मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारी पॉडकास्ट देखते हैं, उनको हमारे कंटेंट से वैल्यू मिलेगी और हम उन्हें इंस्पायर कर पाएंगे। आप लोगों को अगर हमारी पॉडकास्ट अच्छी लगती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।